नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वन लाइनर अप्रोच के अंतर्गत आज हम अपना दूसरा वीडियो विज्ञान विषय से संबंधित लेकर आए हैं। और ये जो हमारा वीडियो है ये जितने भी आने वाले एग्जाम है सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, खासकर यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, मंडी परिषद और इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ के लिए। तो ये जो लोग इन सब की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे इस वन लाइनर अप्रोच को जरूर देखेंगे। इसमें अति महत्वपूर्ण मैटर का मैंने समावेश किया है। तो आज का भी जो हमारा वीडियो है ये मुख्यतः जीव विज्ञान से संबंधित है। आप लोगों को ऐसे धीरे धीरे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी संबंधित अति महत्वपूर्ण मैटर मिलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम जैसे कल से जहां मैंने छोड़ा था उसी के आगे। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ये कॉमन बात है, ये हम लोग जानते हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और जो जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय उसमें 270 हड्डियां रहती हैं, जिसमें 270 हड्डियों में जो छोटी छोटी हड्डियां रहती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो हड्डियां क्या होती हैं, आपस में जुड़ती चली जाती हैं। तो जो छोटी छोटी हड्डियां रहती हैं वो आपस में मिलकर एक हड्डी बन जाती है। इसीलिए बढ़ने पर मनुष्य में शरीर हड्डियों की संख्या क्या है, कम हो जाती है। ठीक है, अगला है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी जांघ में पाई जाती है। तथा शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स या इसी को हम लोग स्टेपीज भी कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है, ये कान में पाई जाती है। अगला है मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। अगला है एक शिशु का शरीर 270 अस्थियों से मिलकर बना होता है, अभी मैंने ऊपर बताया। फिर अगला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है। कोशिकाओं से नई हड्डी का जब गठन होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अस्थि भवन कहते हैं। फिर अगला है मानव शरीर में लगभग 656 मांसपेशियां होती हैं। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं, 656। अगला है औसत मानव शरीर का औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.36 किलोग्राम होता है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1.36 किलोग्राम होता है। अगला है मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या है, दंतवल्क, या इसी को लोग हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। और यह कहाँ पाया जाता है, हमारे जबड़े में पाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है, कान में 6 हड्डियां होती हैं। कान की 6 हड्डियों में ही एक हड्डी है स्टेपीज हड्डी, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला है सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं। ये सपाट अस्थियां खोपड़ी में पाई जाती हैं, यानी खोपड़ी की अस्थियां कैसी होती हैं, सपाट होती हैं। अगला है मनुष्य की या शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। मैंने अभी आपको बताया कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है और इसी में ही क्या होता है, इनेमल या दंतवल्क होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगला शरीर में श्वेत रुधिराणुओं यानी श्वेत रुधिर कणिका, जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड कार्पसल्स या WBC कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है शरीर की रोगों से रक्षा करना। तो यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। अगला लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती हैं। यह श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या का 20 से 30% होती है। देखिए, जो लिम्फोसाइट होती है ये भी एक प्रकार की WBC है। बस ये क्या है, ये कणिका विहीन है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कणिका विहीन है। और ये जो WBC की मानव शरीर में संख्या होती है उसका 20 से 30% होती है। अगला है HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं और मानव शरीर को एड्स होता है। देखिए, जो एड्स का विषाणु होता है HIV हम लोग जानते हैं, तो उसका कार्य क्या होता है, HIV लिम्फोसाइट इन्हीं लिम्फोसाइट कोशिकाओं को ही नष्ट कर देता है, जिससे मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और मनुष्य को एड्स होता है। अगला है विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। ये आसान सा टॉपिक है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन जिसमें लोहा पाया जाता है। अब यहां से 3 प्रश्न बने। पहली बात तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, RBC में, रेड ब्लड कॉर्पसल्स में। यह क्या है, यह एक प्रोटीन है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें लोहा पाया जाता है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, RBC में पाया जाता है। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं।
अगला है रक्त में मूत्र अम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग, जो कि एक प्रकार का गठिया रोग होता है, हो जाता है। यानी प्रश्न ऐसे आता है कि गठिया रोग का कारण क्या है, तो गठिया रोग का सीधा सीधा कारण ये है कि जोड़ों में यूरिक एसिड का जमा हो जाना। यूरिक एसिड का जमा हो जाना ये गठिया रोग का प्रमुख कारण है। अगला है अधिवृक्क ग्रंथि या जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, इसका संबंध रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर से होता है। अधिवृक्क ग्रंथि में एक हार्मोन होता है एड्रेनेलिन, इसी से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण होता है। अगला है मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है जिसका रंग लाल होता है, इसको मैं ऊपर बता चुका हूं आप लोगों को। अगला पॉइंट है एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। देखिए, मानव शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह हैं। रक्त समूहों की खोज हम लोग जानते हैं कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये 4 प्रकार के रक्त समूह कौन कौन से हैं? ए है, बी है, ए बी है और ओ है। जिसमें देखिए ओ को सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है, यानी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। अब सर्वदाता का मतलब क्या हुआ? सर्वदाता मतलब सबको देने वाला, यानी जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है वो बाकी तीनों जो ब्लड ग्रुप है ए बी और ए बी, उन तीनों ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को वो खून या रक्त अपना दे सकता है, इसीलिए इसको सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। फिर अगला है रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। कोई एंटीबॉडी ना होने के कारण रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही समूह कहा जाता है, यानी यह सबसे रक्त ले सकता है। अगला है मूत्र अम्लीय होता है। अम्लीय होने का मतलब क्या है? यानी मूत्र का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। ठीक है, चलिए अगला है मूत्र का हल्का पीला रंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का हल्का पीला रंग होता है। अगला है पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में ना होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पक्षियों में जो मूत्र का उत्सर्जन होता है वो यूरिया के रूप में नहीं होता है, बल्कि वो यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल के रूप में होता है। अगला है निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। निर्जलीकरण जिसको हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं, जिसमें सामान्यतः शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? उसमें सामान्य रूप से NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। फिर अगला है सोडियम क्लोराइड की पूर्ति ORS घोल द्वारा की जा सकती है। सोडियम क्लोराइड की पूर्ति ORS यानी जिसके शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, अक्सर आप लोग देखते होंगे डॉक्टर उनको ORS घोल पीने की सलाह देते हैं। अगला है मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को डाईयूरेटिक कहते हैं। डाईयूरेटिक नामक औषधि से मूत्र का श्रावण बढ़ाया जा सकता है। फिर अगला है मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है, जिसे इटाई इटाई रोग कहते हैं। देखिए, इटाई इटाई रोग ये किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। और इटाई इटाई रोग किससे संबंधित है? तो ये गुर्दे से संबंधित है, गुर्दे का रोग है। अगला है स्वेदन, यानी जिसको हम लोग पसीना भी कहते हैं। स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए होता है, यानी पसीना का कार्य हमारे शरीर में क्या है? पसीना से ही हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। फिर अगला है गुर्दे जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का शोधन अपोहन या डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, मानव शरीर में 2 गुर्दे पाए जाते हैं। किसी कारणवश जब दोनों गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तो देखिए, गुर्दों का प्रमुख कार्य यही होता है रक्त का शोधन करना, रक्त का शुद्धिकरण करना। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया गुर्दे यानी किडनी में ही संपन्न होती है। तो मान लीजिए किसी कारणवश किसी व्यक्ति के शरीर के दोनों गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तो उनमें रक्त का शोधन डायलिसिस या अपोहन की एक कृत्रिम विधि है, कृत्रिम विधि द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये वृक्क, गुर्दा या किडनी से संबंधित है। अगला है रक्त को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है, ए बी और ओ। मैं बता चुका हूं इसको। फिर अगला है मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 80/120 मिलीमीटर पारा होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव का सामान्य रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर जो होता है ये 80/120 मिलीमीटर पारा होता है, जिसमें 80 मिलीमीटर पारा क्या है? ये डायस्टोलिक है और 120 मिलीमीटर पारा ये क्या है? सिस्टोलिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
फिर अगला है रक्त दाब को स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं। रक्त दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा। अगला है यदि शरीर में रक्त दाब कम होता है तो एड्रीनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो रक्त दाब को बढ़ाता है। मैं इसको ऊपर बता चुका हूं। यदि शरीर में किसी का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो एड्रीनल ग्रंथि होती है एक शरीर में, जिससे एड्रीनलिन नामक हार्मोन निकलता है जो रक्त दाब को बढ़ा देता है, यानी ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है और मेंटेन करता है। अगला हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संदर्भ में होता है। फिर अगला है यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे इस्कीमिया कहते हैं। इस्कीमिया क्या है? इस्कीमिया मानव शरीर में रक्त की पर्याप्त पूर्ति का ना होना है। अगला है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 120 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है, इसका सामान्य स्तर मानव रुधिर में क्या है? 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत होता है। अगर इसका स्तर 200 मिलीग्राम प्रतिशत से ज्यादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। फिर अब अगला है स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, जिसका मतलब क्या है? रक्त एक क्षारीय द्रव है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। अगला है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तरल संयोजी ऊतक है जो 2 भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा की मात्रा 55% और रुधिराणु की मात्रा 65% होती है। कई कई किताबों में आपको ये अनुपात 60 और 40 का दिखेगा, तो उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। अगला है मानव में लाल रुधिर कणिकाओं की औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन तथा इनकी संख्या 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का औसत जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। यहीं पर आप लोग एक फैक्ट और जान लीजिए कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 5 दिन या किसी किसी में 2 से 4 दिन भी लिखा रहता है। अगला है पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हार्वे ने की थी। रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। अगला है हृदय शरीर का एक ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है, यानी मानव शरीर का एकमात्र अंग जो विश्राम नहीं करता है कौन सा है? हृदय है। अगला है फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस सिरा कहते हैं। फुफ्फुस सिरा द्वारा क्या कार्य होता है? फेफड़े से हृदय के ओर रक्त को ले जाया जाता है। यानी फेफड़े से हृदय की ओर रक्त ले जाने का क्या मतलब है? कि इसमें अशुद्ध रक्त होता होगा, क्योंकि हृदय से जब अन्य भागों में रक्त का पहुंचाना होता है तो वो उसमें क्या होता है? शुद्ध। हृदय से अगर किसी अन्य भाग में रक्त जा रहा है तो वो शुद्ध रक्त जाएगा, और फेफड़े से हृदय की तरफ रक्त जा रहा है तो इसका मतलब वहां पर अशुद्ध रक्त होता है। अगला है रक्त के थक्के जमने का कारण थ्रोम्बिन होता है। थ्रोम्बिन के कारण ही रक्त का थक्का जमता है। फिर अगला है डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए डॉक्टर जो हम लोगों पर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में आला कहते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश या ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है एक्यूपंक्चर। ये सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है। एक्यूपंक्चर पहले क्या है आप लोग जान लीजिए, ये एक उपचार विधि है और ये किस माध्यम से है? इसमें सुइयों के माध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसमें सुइयों का प्रयोग किया जाता है। अगला है मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा 91 से 92% होती है। मानव रक्त के प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? 91 से 92% होती है। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा दूसरा इसका पार्ट। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।